हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान जो कि क्लास 11 की बुक है, चैप्टर 7 जो कि एनसीईआरटी बुक है, राष्ट्रवाद। यानी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी नेशनलिज्म क्या है। तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि राष्ट्र प्लस वाद, यानी ये जो राष्ट्रवाद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और प्लस वाद। अगर हम वाद की बात करें तो वाद क्या होता है, एक तरह से विचारधारा है। जैसे हम देखते हैं कि समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, तो इसी प्रकार वाद है वो एक तरह से विचारधारा होता है। ऐसे हम बात करें राष्ट्र यानी राष्ट्र, हमें पता है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र है वो एक देश होता है। तो हम इस आज राष्ट्रवाद पे यानी राष्ट्र की जो विचारधारा है उस पर हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं राष्ट्र यानी जो नेशन है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्र है उस शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा से देखते हैं कि नेशन से होती है, जिसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं कि होता है, नेशन का अर्थ होता है वो राष्ट्र होता है। ऐसे जो नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है जो कि नेशियो और नेटस से निकला है, जिनका अर्थ होता है कि जन्म या नस्ल या तो पैदा हुआ। तो हम इस आधार पर हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद है वो क्या है। राष्ट्रवाद क्या है तो हम देखते हैं कि यदि जनता की राय ले तो इस विषय में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी भी देश का एक तरह से एक प्रतीक, यानी किसी भी देश को एक सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट करना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी देश को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें हैं वो हम सुनते हैं। ऐसे हम राष्ट्रवाद को देखें तो हम देखते हैं कि पिछले 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया है जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाई है। इसने अत्याचारी शासन से आज़ादी दिलवाने में भी हमारी सहायता की है। तो इन संबंधों को हम देखते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में है वो भागीदार रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो हम राष्ट्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि हम जैसे फॉर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जो भारत है वो उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो साम्राज्यवाद है तो इसका विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं देश में एक राष्ट्रवाद की है वो विचारधारा चली। राष्ट्रवाद की विचारधारा से अभिप्राय ये है कि एक देश में जो देश के जो व्यक्ति है उनमें ये विचारधारा चली वो राष्ट्र के प्रति कि हाँ हम भी स्वतंत्र होंगे, हमारा भी शासन होगा, हमारा भी अपना राष्ट्रीय ध्वज होगा, हमारा भी अपनी एक भाषा होगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद का है वो चलन चला, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के द्वारा ही बड़े बड़े जो साम्राज्य थे वो कहीं ना कहीं आज जो देश जो गुलाम थे उस समय वो कहीं ना कहीं बाद में जाके है वो हमें स्वतंत्र देखने को मिलते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में जो फ्रांसीसी, ऐसे ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे का मूल में ही राष्ट्रवाद ही था। इसके साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी जो रियायतें थी उनका एकीकरण किया। यानी हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के द्वारा ही हम देखते हैं कि जो इटली का विभाजन हुआ, जो जर्मनी का जो विभाजन हुआ उसका एकीकरण हुआ। तो किस प्रकार से जो देश थे उनका विभाजन हुआ वो बाद में आगे राष्ट्रवाद के द्वारा ही उनका एकीकरण किया गया। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर क्या है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद में अंतर को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतम सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। यानी फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, यानी लोग उनमें रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यानी एक देश में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्र है वो किनसे मिलके बना होता है, राष्ट्र है उस देश के नागरिकों से मिलके है वो बना रहता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, यानी जो इच्छा है, जो कल्पना है, जो विश्वास है, उनको एक सहारे एक धागे में बांधा रहता है। यानी राष्ट्रवाद क्या है कि जो भी व्यक्ति है उस देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक इच्छा, एक कल्पना, यानी कहीं ना कहीं उन्हें अपने देश से बांधा यानी जोड़े रहता है। तो हम देखते हैं कि उस देश का संविधान, उस देश का राष्ट्रगान, उस देश का जो झंडा है वो कहीं न उस देश की जो कल्चर है, व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं है वो व्यक्ति को अपने देश से है वो
जोड़े रखती है। ऐसे हम देखते हैं कि यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वो अपनी पहचान है वो बनाए रखते हैं। यानी व्यक्ति है कहीं ना कहीं इन सभी तरीक़ों से अपने को जोड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ऐसे हम आगे देखते हैं कि राष्ट्र के विकास में क्या क्या मान्यताएं हैं, यानी राष्ट्र के विषय में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो देखते हैं कि साझे विश्वास से अभिप्राय ये है कि एक राष्ट्र का जो अस्तित्व होता है वो तभी बना रह सकता है जब उसके सदस्यों को ये विश्वास हो कि वो एक दूसरे के साथ हैं। यानी एक देश है वो तभी बना रह सकता है जब एक व्यक्ति है या एक धर्म है वो दूसरे धर्म के साथ अपना विश्वास है वो उनका बना रहे, तभी एक राष्ट्र का अस्तित्व है वो बना रहता है। ऐसे हम देखते हैं कि इतिहास का अभिप्राय ये है कि उसके अंदर यानी अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है और देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वो किंवदंतियों, समृद्धियों तथा ऐतिहासिक इमारतों, अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास की बोध की रचना करते हैं। यानी कुछ देश में यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्राचीन चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं कि ऐसी कुछ कथा कहानियाँ, किंवदंतियाँ या स्मृतियाँ या ऐतिहासिक इमारत है, अभिलेख है, वो कहीं ना कहीं अपने को है वो जोड़े रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम इतिहास में देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जो नागरिक हैं उनका कहीं ना कहीं त्याग, समर्पण को दिखाता है देश के प्रति। तो इस प्रकार जो कुछ इतिहास की जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को है, एक नागरिकों को देश के प्रति है वो जोड़े रखती है। ऐसे हम देखते हैं भू क्षेत्र यानी सीमा स्थान है, यानी किसी देश की ऐसी सीमा या जो बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं अतीत की स्मृतियों, जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। यानी जो मातृभूमि या जो देश की जो भूमि होती है वो कहीं ना कहीं एक नागरिक को है वो एक व्यक्ति को है वो कहीं ना कहीं बताती है एक नागरिक होने का कहीं ना कहीं एक अपने देश के प्रति वफादार रहने को बताती है। ऐसे हम देखते हैं कि साझे राजनीतिक विश्वास का अभिप्राय ये है कि जब राष्ट्रों के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है तो वो कैसे राज्य बनाना चाहते हैं तथा इसके अतिरिक्त वो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी एक साझे राजनीतिक विश्वास होते हैं कि एक राष्ट्र में है वो किस प्रकार से एक राष्ट्र को है वो बनाना चाहते हैं। यानी वहाँ धर्मनिरपेक्ष होगा या लोकतंत्र होगा या उदारवाद होगा जैसे मूल्य सिद्धांत है, ये साझे राजनीतिक विश्वास को है वो दिखाते हैं, जो कि ये एक राजनीतिक पहचान को है, किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक पहचान को है वो स्पष्ट करते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि साझी राजनीतिक पहचान में हम देखते हैं कि व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए यानी एक व्यक्तियों को एक राष्ट्र में यानी उन्हें लगा कि हाँ ये हमारा देश है तो उसको एक राष्ट्र में बांधने के लिए हम देखते हैं कि एक समान भाषा हो, जातीय वंश परंपरा हो, सांस्कृतिक पहचान हो। ऐसे हमारे जो विचार हैं वो धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपरा साझे हैं ये हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साझी राजनीतिक पहचान को हमारे दिखाते हैं कि हाँ एक देश में समान भाषा है, जातीय वंश परंपरा है, एक सांस्कृतिक पहचान है। तो ये कहीं ना कहीं एक देश के राजनीतिक पहचान को है वो दिखाते हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं स्टूडेंट कि राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं, यानी एक राष्ट्र को ऐसे कौन सी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो हम देखते हैं कि एक राष्ट्र में सांप्रदायिकता यानी जो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता का अभिप्राय ये है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत है या भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद को है वो कमज़ोर करता है। ऐसे हम देखते हैं जातिवाद, यानी जातिवाद में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जातिवाद है, जो जाति व्यवस्था है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि जातिवाद है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को है वो प्रभावित करती है। ऐसे जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद भी प्रभावित करती है। क्षेत्रवाद से अभिप्राय ये है कि जो पूरा जो भी देश है, कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे राज्य में अगर जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ पे उसके साथ भेदभाव होता है कि नहीं आप इस राज्य के हो, आप ये भाषा बोलते हैं, आपकी कल्चर ये है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मार्ग में एक बाधा है। ऐसे हम भाषावाद को भी लेकर देख सकते हैं कि जो भाषा है भारत में कि एक जगह कहीं कन्नड़ है, कहीं
कहीं उर्दू है, कहीं हिंदी है, तो ये भाषा भी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद को चुनौती देती है। ऐसे जो नस्लवाद है ये कहीं ना कहीं, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधाएं हमें देखने को मिलती है। ऐसे हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की दायरे क्या हैं, यानी सीमाएं क्या है राष्ट्रवाद की। तो अब देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद, ऐसी नैतिक मूल्यों का पतन, धार्मिक विविधता, आर्थिक विषमता, भाषाई विषमता, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को है वो प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय से अभिप्राय क्या है। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपना भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। यानी सामाजिक समूहों से राष्ट्र है, कोई भी देश है, वो अपना शासन स्वयं करना चाहता है और अपना भविष्य है वो खुद तय करना का अधिकार है वो चाहता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि निर्णय का अधिकार, यानी हम अपने फैसले हैं वो खुद ले सकें। इस अधिकार के तहत राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयों या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकृति दी जाए। एक राज्य के तौर पे किससे मांग करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। ऐसे हम देखते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य, एक मान्यता ने जोड़ पकड़ा। यानी यूरोप में हम राष्ट्रवाद को देखते हैं जो कि शुरुआत हुई, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक संस्कृति यानी एक कल्चर हो और एक राज्य हो की मान्यता ने जोड़ पकड़ा। यानी फलस्वरूप हम देखते हैं जो वरायसराय की संधि के बाद विभिन्न छोटे और जो नए राज्य स्वतंत्र हुए उनका गठन हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। यानी कहीं ना कहीं एक कल्चर को लेके, एक भाषा को लेके कि हमारा जो कल्चर होगा, भाषा होगा वो सेम होगा। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीकल्चरलिज्म थी यानी बहुसंस्कृतिवाद थी, वो कहीं ना कहीं जो कुछ अल्पसंख्यक लोग थे उनका विस्थापन हुआ, यानी वो उन देशों से छोड़कर दूसरे देशों में गए। ऐसे कई लोग हैं वो सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए। ऐसे हम आगे देखते हैं, इसलिए निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया है कि जो नवनिर्मित राज्य यानी जो नए नए जो देश हैं मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। हमें देखने को मिलता है कि एक देश में है वो एक नस्ल के, एक धर्म के, संस्कृति के लोग ना होकर विविधता हमें देखने को मिलती है। जैसे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि अनेकों धर्म के वो लोग रहते हैं, फिर भी निवास करते हैं। ऐसे हम देखें कि आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की, किंतु अब वो अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। यानी हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो राष्ट्र पहले, जो नए राष्ट्र हैं वो जब आज़ाद हुए तो जो उनके देश में जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके आत्मनिर्णय के अधिकारों की मांग करने पर उनका खंडन करते हैं, यानी जो अल्पसंख्यक समूह है देशों में। ऐसे हम आगे देखते हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें। तो हम देखते हैं कि समाधान है वो नए राज्यों के गठन में नहीं है, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज़्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने से है। तो समाधान ये है कि जो भिन्न भिन्न संस्कृति, जो कल्चर है और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और मित्रता की तरह अस्तित्वपूर्वक रह सके। यानी आत्मनिर्णय से क्या अभिप्राय है, इन आंदोलनों से कैसे निपटा जाए। यानी हम देखते हैं कि किसी किसी देश में है अल्पसंख्यक भी कहीं ना कहीं डिमांड्स करते हैं, तो इस तरीके से निपटा जा सकता है कि कोई भी राज्य है वो राज्य है वो अधिक से अधिक लोकतांत्रिक हो, समतामूलक हो, यानी सभी समाज है को समान माने, और साथ ही साथ जो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान है उस लोग हैं वो देश में समान नागरिक की तरह और मित्रों की तरह से अस्तित्व, यानी एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ अच्छे संबंध हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद और बहुलवाद का अंतर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करना तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की। यानी धीरे धीरे देखते हैं कि जो एक संस्कृति और एक राज्य का जो विचार चला वो धीरे धीरे आगे जाके एक सांस्कृतिक रूप में अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को वो स्वीकार करने लगे। यानी जो बहुसंस्कृतिवाद है, जो अल्पसंख्यक यानी जो समुदाय है उनके भी संस्कृति को वो धीरे धीरे वो देश है वो मानने लगे, स्वीकार करने लगे। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो भाषाई यानी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के हितों का प्रावधान किया गया है। यानी भारत
कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जो हिंदू के अलावा जो दूसरे धर्म हैं, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, उनके भाषा को बनाए रखना, धार्मिक कल्चर को बनाए रखना, ऐसे उनकी जो भाषा है, रिलीजियस जो है चीज़ें, उनको भी बनाए रखना, इस सारे उनके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है वो प्रावधान है वो किए गए मौलिक अधिकार में। ऐसे हम आगे देखते हैं कि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग भी करते हैं। यानी अल्पसंख्यक समूहों की हम देखते हैं कि उनको मान्यता देने के बाद और संरक्षण देने के बाद भी अभी भी देखते हैं कि कोई स्टेट है वो अभी भी है वो एक अलग समूह है, वो अलग एक राज्य की मांग करता है। यानी ये विरोधाभासी तथ्य होगा, जहाँ वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हो वहाँ अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं, जो नेशनल आकांक्षाएं हैं, राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं, वो विभिन्न वर्गों और समुदाय को उद्वेलित कर रही है। यानी इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न जो वर्ग हैं उनके साथ उदारता और दक्षता का परिचय देना होगा। यानी जो वर्ग है वो देश में इन चीज़ों को सेपरेशन स्टेट की मांग करता है, तो इन वर्गों के लिए उदारता और दक्षता का है वो परिचय है वो देना होगा। साथ ही साथ असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश है वो होना होगा। तो हमने इस वीडियो में स्टूडेंट पढ़ा कि राष्ट्रवाद है वो क्या है, साथ ही साथ राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद को पढ़ा, और किस प्रकार जो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद को है वो जोड़े रहती हैं, राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेके चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।